Dear students, welcome back to our today's lecture. तो आज हम एक और बहुत important topic discuss करेंगे, which is about the fluxional organometallic compounds. तो बहुत important topic है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। और ये चाहे आप नेट के लिए कहें या आप गेट के लिए या जेम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्लक्सनल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं द फ्लक्सोनैलिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, द फ्लक्सोनैलिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ये टॉपिक हम दो नाम से हम इसको वी कैन से इट बाय टू नेम्स। वन इज फ्लक्सनल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और दूसरा है आपका फ्लक्सोनैलिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट व्हाट इज फ्लक्सोनैलिटी, या ये फ्लक्सनल क्या चीज है और वी कैन से ये फ्लक्सोनैलिटी क्या है। ठीक है, लेकिन इस फ्लक्सोनैलिटी को समझने से पहले दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आपको फ्लक्सोनैलिटी समझने में और भी आसानी रहेंगे। तो द फर्स्ट वन इज योर स्टीरियो chemically rigid molecule and stereochemically non-rigid molecule। ये दो टर्म जब आपको समझ में आएंगे तो क्लियरली आपको आसानी रहेगा फ्लक्सोनैलिटी को समझने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो स्टीरियोकेमिकली रिजिड मॉलिक्यूल्स क्या है। यार रिजिड मींस दैट इट इज स्ट्रॉन्ग। सो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टीरियोकेमिकली रिजिड कह सकते हैं जब एक मॉलिक्यूल दो या दो से मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, and that structures are of comparable stability. So we can say when a molecule exists is two structure with comparable stability and are separable are called a stereochemically rigid molecule. So अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल यू हैव ए मॉलिक्यूल, हम कहेंगे दिस यू हैव ए मॉलिक्यूल दैट इज एक्स वाई आपके पास मॉलिक्यूल है, तो दिस एक्स वाई कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट structural form, that is let's consider is xy dash and xy double dash, and these two form are of similar stability। इन दोनों का stability जो है similar होंगे, and these two are separable means it means these two have different physical or chemical properties। that type of molecules are known as stereochemically rigid molecules। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिकली रिजिड मॉलिक्यूल जो है जो कि मोर देन टू और मोर देन टू फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एक्वायर कर सकते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर्स आर of a comparable stability and as well as they are separable। आप इसको separate कर सकते हैं, that's why they can have some, different physical or chemical properties। on the other hand, there are some molecules which can undergo fast and reversible changes। So there are some molecules which can undergo fast and reversible changes from one type of configuration
into another. And this configuration is which is thermally accessible. क्योंकि thermally क्या है? accessible है. Accessible are known as stereochemically non-rigid molecules. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिवर्सिबल और फास्ट चेंजिंग एक्वायर करते हैं, या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो फास्ट और रिवर्सिबल चेंजेस जिसमें चेंजेस होते हैं, और वो चेंज आपका थर्मली एसेसिबल होना चाहिए या थर्मोडायनेमिकली अलाउ होना चाहिए. ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स कहेंगे. सो दिस नॉन स्टीरियोकेमिकल जो chemically non-rigid molecules है, they are of we can say they are not separable. उसको हम separate नहीं कर सकते हैं. For example, we have some examples like we have PF5, या we have FeCO5, or we have organometallics, compounds. These organometallic compounds and these PF5 and FeCO5 can acquire more than two form of conformations, and that conformations are chemically, we can say, equivalent, or we can say these compounds undergoes fast and reversible changes. So जब आपका molecule दो या more than two forms of structure acquire करते हैं और वो एक दूसरे में fast और reversible changes उनमें चेंजेस होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड कहते हैं. और यूजुअली हमारे पास जो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रिक्टली रिजिड नहीं होते हैं. दे आर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स बिकॉज देयर आर वाइब्रेशंस इन द बॉन्ड्स. और मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड में क्या रहता है? वाइब्रेशंस रहते हैं, और इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी चेंज होते हैं, बॉन्ड एंगल भी चेंज होते हैं. तो इसकी वजह से आपका मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं आपका नॉन रिजिड रहते हैं. नाउ दिस नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये जो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसका एग्जांपल को हम आगे फर्दर एक्सप्लेन हम करेंगे कि कैसे ये एक दूसरे में चेंजिंग होते हैं, या कैसे ये 5 जो आपके पास फॉर एग्जांपल PF5 में फ्लोरीन है, ये अपना पोजीशन चेंज करते हैं, या वी हैव दिस 5 कार्बोनाइल ग्रुप हियर, ये कैसे अपना पोजीशन चेंज करते हैं. तो ये जो स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. एक ऐसा है कि जब उसकी दो और दो से ज्यादा जो कन्फॉर्मेशंस हैं वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होंगे. इफ वी कैन से टू और मोर कन्फॉर्मेशंस आर chemically non-equivalent. अगर जो हमने यहाँ पे कहा कि वो फास्ट और रिवर्सिबल चेंज एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं, तो अगर वो चेंज अगर आपका दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो एक्वायर करते हैं वो अगर आपका नॉन इक्विवेलेंट है, तो ऐसे आपकी कन्फॉर्मेशंस को हम कहते हैं tautomers. And the process is known as tautomerization. On the other hand, if the two or more conformations of the molecules are equivalent, or we can say chemically equivalent, such molecules are referred as, ऐसे molecules को हम कहते हैं are referred as fluxonal, and the process is known as fluxonality.
ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है कि अगर आपका जो नॉन रिजिड, जो स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो मोर देन वन कन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं विच आर रिवर्सिबल एंड फास्ट, जो कि एक दूसरे में फास्ट रिवर्सिबली चेंज होते रहते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर्स इफ दे आर केमिकली इक्विवेलेंट, अगर आपका ये केमिकली बिल्कुल एक जैसा है, तो such molecules are known as fluxional molecules, and the process is known as fluxonality. So any molecules which have the ability to acquire more than one stereochemical conformation, and that stereochemical conformation if are chemically equivalent, such molecules are referred to as fluxional, and the whole process is known as fluxonality. For example, so the definition is like this. I have written here the definition. When the two or more conformations are chemically non-equivalent, the molecules are called tautomers and the process is called tautomerization. तो अगर आपका मॉलिक्यूल केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव कीटोइनोल, tautomerization. Ketoenol tautomerization means we have one keto form and another one is your enol form of the same chemical species. For example, we have this CrCO, CH2, then we have again CO and R. ये आपका क्या है? This is your keto form because we have here is ketonic group. This is your keto form. And this undergoes tautomerization, which means this undergoes changing. That's why this molecule is stereochemically non-rigid. ये ketoenol tautomerization undergoes ketoenol tautomerization due to we can say due to the similar stability of the two form. तो यहाँ पे आपका ऐसे enol form बनेंगे. This is your keto form and your enol form is this OH double bond CH, C double bond O and R. This is your enol form. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर्स है बिल्कुल ही केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप ही आपका बिल्कुल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. दिस इज योर ए कीटो ग्रुप एंड दिस इज योर ए इनोल ग्रुप. ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर, केमिकली स्ट्रक्चर को देख के आप इसको बता सकते हैं कि दिस टू आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट. सो such type of conformations are known as tautomerization. अब आते हैं हम अपना जो मेन टॉपिक है, दैट इज योर फ्लक्सोनलिटी एंड द फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल. Now, when the two or more conformations are chemically equivalent, अगर एक मॉलिक्यूल है उसका दो या दो से ज्यादा conformational state वो state में exist कर सकते हैं, and that states are chemically equivalent, the molecule are referred to as fluxonal and the whole process is known as fluxonality. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप फ्लक्सनल मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, और जो प्रोसेस जिसके थ्रू फ्लक्सनल मॉलिक्यूल्स अपने डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स एक्वायर करते हैं उसको हम फ्लक्सोनैलिटी कहते हैं. नाउ दिस फ्लक्सोनैलिटी इज वेरी कॉमन इन द प्रोसेस ऑफ दिस फ्लक्सोनैलिटी इज वेरी कॉमन इन योर ये ध्यान रखेंगे 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. ये आपके 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में बहुत आम है, या 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आर मोस्टली अंडरगोस फ्लक्सोनैलिटी, या 5 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल्स आर फ्लक्सोनल. इट मींस आपका जो 4 and 6 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल्स ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी फ्लक्सोनल या फ्लक्सोनैलिटी नहीं दिखाते हैं, बट द फ्लक्सोनैलिटी इन केस ऑफ 4 and 6 कोऑर्डिनेटेड complex are somewhat rare. ये आपका इसमें कम ही पाए जाते हैं. आपका जो मैक्सिमम जो फ्लक्सोनैलिटी है वो आपके 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में
पाया जाता है. Now let's take actually how this fluxionality occurs in your 5 coordinated complex. Now we have a 5 coordinated complex. It means आपके पास क्या है? We have it means we have a trigonal, bipyramidal ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये 5 जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वो यूजुअली हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एक्वायर करते हैं, बिकॉज दिस इज द स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब आपके पास एक 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, दैट इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. This trigonal bipyramidal geometry undergoes your simply the one we have already discussed, that is undergoes Berry pseudo rotation. तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या दिखाता है? Berry pseudo rotation दिखाता है, और आपका स्क्वायर पिरामिडल में चेंज होता है, स्क्वायर पिरामिडल में चेंज होता है. एंड दिस स्क्वायर पिरामिडल further undergoes reversible changes and again changes to trigonal bipyramidal geometry, because these two conformations are not much differ in their energy. ये क्यों होता है? Because these conformations are not much differ in their energy. इनकी एनर्जी जो है ज्यादा डिफर नहीं करते हैं. That's why due to the vibration in the molecules, ये जो मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से इजीली वो क्या होता है आपका, this molecule shows Berry pseudo rotation, Berry pseudo rotation, and changes to square pyramidal structure. And this square pyramidal structure is also not that much stable, so this again changes to your trigonal bipyramidal geometry. ठीक है, so in case of this trigonal bipyramidal geometry, we have 3 equatorial bond and we have 2 axial bond. ठीक है, यही होते हैं. In case of your we have a square pyramidal geometry, we have 4 we can say 4 basal ligand and we have 1 axial ligand. Now let's take a simple example how this Berry pseudo rotation occurs and why these two structures are chemically equivalent. For example, आपके पास एक हम सिंपली जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम जो एक्चुअल एग्जांपल पे आते हैं. We have a metal and this metal is connected with our 5 ligand like this. For example, आपका ये ligand है. It means if we are discussing about 5 coordinated, means we have 5 ligands here. Let's represent this as L1, L2, L3, L4, L5. तो आपके पास 5 लिगेंड है और ये आपका है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. ठीक है, अब ये क्या होता है? दिस ड्यू टू द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दिस मॉलिक्यूल्स अंडरगोस Berry pseudo रोटेशन, और आपका ये स्ट्रक्चर जो है चेंज होना स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो एक्सियल लिगेंड है वो स्लोली इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना स्टार्ट कर देते हैं. देन योर स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस, योर मेटल एंड वी हैव ligand 1, then we have ligand 2, then we have ligand 3, and then we have ligand 4, and finally we have ligand 5. So this is our square pyramidal form. अब आपका Berry pseudo rotation की वजह से आपका जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है. एंड इन दिस केस we have 4 basal ligand and 1 axial ligand. And also we can say that these 4 basal ligands are not chemically equivalent. ये एक दूसरे के equivalent नहीं होते हैं, due to which these structures are less stable
and it again convert to your trigonal bipyramidal form, but there is exchange of ligand between the axial and the equatorial ligand. अब आपका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेंगे। बेरी सूडो रोटेशन कैसे होता है कि ये दो लिगेंड अपना पोजीशन क्या करता है, एक्सचेंज करता है। L1 एंड L2 अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, L3 एंड L4 अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। सो नाउ L2 will move to your axial position, L1 move to your equatorial position, similarly L4 move to equatorial and L3 will move to axial and L5 will remain at their position. Now this is again your trigonal bipyramidal structure. ये भी आपका क्या है, trigonal bipyramidal structure. And during this Berry pseudo rotation, these angle have to be we can say the bending of these four ligand is less than 30 degree. यहाँ पे जो bend होता है वो आपका 30 degree से less होता है. That's why this is energetically favorable. So finally your one trigonal bipyramidal is converting into the other trigonal bipyramidal. अब यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 5 को हटा दें, देन हमें क्या यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों जो फॉर्म है वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है. L L L L L. Just to represent the movement, we have represented this ligand as L1, L2, L3, L4. तो इसकी वजह से ये दोनों क्या है, these two forms are, we can say, this trigonal bipyramidal and this trigonal bipyramidal two are chemically equivalent. ये आपका क्या है, equivalent है. That's why this process is known as fluxonality. The process is known as fluxonality and the molecule is known as fluxonal molecule. तो ऐसे आपका Berry pseudo rotation के through one form of this your or trigonal bipyramidal, that is 5 coordinated complex, changes to chemically equivalent another 5 coordinated, that is trigonal bipyramidal structure, and that's why this process is known as fluxonality and the molecule is known as fluxonal. अब हम देखते हैं एक pure example. For example, we have a complex FeCO5. हमारे पास एक पेंटाकार्बोनिल आयरन कॉम्प्लेक्स है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिड. जैसे आप दिखाना चाहो उसको आप दिखा सकते हैं. यहाँ पे जो हमारा एक्सियल पोजीशन पे जो कार्बोनिल है उसको हमने रेड से दिखाया है, और इक्वेटोरियल पे जो कार्बोनिल है उसको हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, ताकि हमें ये जो मूवमेंट यहाँ पे होता है वो हमें क्या हो, इजीली विजिबल हो. सो ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म है, आयरन पेंटाकार्बोनिल या पेंटाकार्बोनिल आयरन. तो ये अंडरगोस बेरी स्यूडो रोटेशन ये होंगे. ठीक है, इसमें बेरी स्यूडो रोटेशन होंगे. तो ये जो एक्सियल पोजीशन पे जो लिगेंड है वो स्लोली मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स योर इक्वेटोरियल पोजीशन. सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. यहाँ पे आपका CO है, दिस इज CO अगेन यहाँ पे आपका CO है. ठीक है, फर्दर this form will undergo your Berry pseudo rotation. So this is trigonal bipyramidal, this is your square pyramidal, और finally आपका क्या होगा, Berry pseudo rotation होने के बाद आपका axial और equatorial position पे जो ligand है वो अपना position change करेंगे. Now these carbonyl will come to your this position, and the other carbonyl which was at the equatorial position now will come to your axial position. So ये carbonyl अपना position exchange करेंगे, ये दो अपना position exchange करेंगे due to Berry pseudo rotation, और आपका एक नया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, जिसमें पहले जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो कार्बोनिल था वो एक्सियल पोजीशन पे चले जाएंगे,
और जो एक्सियल पे था वो आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे एंड द फिफ्थ कार्बोनेल विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सो दिस इज अगेन योर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब आप इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इस कार्बोनेल को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट नहीं करते तो ये दो जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल केमिकली इक्विवेलेंट आपको नजर आता। तो ये अभी भी आपको केमिकली नजर आ रहा है, these two are chemically equivalent. The only difference here is that the carbonyl in the first trigonal bipyramidal structure at the equatorial position now moves to axial position, and the carbonyl at the axial position now moves to equatorial position. So such type of molecules are known as fluxional molecules, and the whole process is known as fluxionality. अब इसको आप identify कैसे करेंगे? Then how we can identify these two different structure? So अगर आप इसकी NMR लेते हैं, if you record the 13 कार्बन NMR of this complex, इसमें आपको कितने सिग्नल मिलेंगे? क्योंकि सारे जो आपका ये जो कार्बोनेल है एक जैसे हैं, तो यू विल गेट वन सिग्नल, ठीक है, वन सिग्नल। यहाँ पे भी आपको क्या मिलना है? 13 CNMR में यहाँ पे भी क्योंकि सब इक्विवेलेंट है, यहाँ पे भी आपको एक ही सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप ऑफ कार्बोनेल्स है, वन इक्वेटोरियल है, दूसरा आपका एक्सियल है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सचेंजिंग होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ द लिगेंड, द एक्सचेंजिंग ऑफ द लिगेंड इज वेरी fast then we can say then the time scale of your NMR। यहाँ पे जो लिगेंड के बीच में जो एक्सचेंजिंग है वो उसका रेट जो है बहुत फास्ट है, then the time scale of NMR की टाइम स्केल से rate of exchange of ligand is very fast, due to which your NMR cannot able to detect the different kinds of carbonyl at equatorial and axial position. Now your another technique which is IR। अब IR की टाइम स्केल जो है बहुत तेज है as compared to your rate of exchange of ligand, due to which in IR you will get two stretching frequency। आपकी IR में दो stretching frequency मिलेंगे, one is for equatorial and second is for your axial। तो IR की जो टाइम स्केल है वो बहुत ज्यादा है, फास्ट है एज कम्पेयर टू यूर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, ड्यू टू विच IR में आपको ये डिटेक्ट मिल सकता है कि इक्वेटोरियल अलग है, एक्सियल अलग है। However, NMR का time scale as compared to the rate of this exchange of ligand is is not that much. Yeah, we can say the rate of exchange of ligand is very high. So in NMR, you will get only one signal. So if you actually want to study the whole process of fluxional, you have to record the NMR at low temperature। अगर आप लो टेम्परेचर पे इसकी NMR देखेंगे तभी आपको यहाँ पे पीक रिजॉल्व हुआ मिलेगा। सो आपका NMR का सीन कुछ ऐसा होगा कि 8 हाई टेम्परेचर या 8 हाई टेम्परेचर मींस यूजुअली द रूम टेम्परेचर, आपको एक पीक मिलेंगे सारे कार्बोनेल के कार्बन 13 के लिए। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे ये पीक स्लोली ब्रॉडन होना स्टार्ट होगा, और एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिसे हम लो टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं हाई टेम्परेचर लिमिट, इसको हम कहते हैं लो टेम्परेचर लिमिट। जब आप इसकी लो टेम्परेचर लिमिट तक आ जाएंगे then you will get two different peaks for different carbonyl, whether it is axial, एक आपका equatorial के लिए होगा, एक आपका axial के लिए होगा, ठीक है। So if you actually want to study the fluxionality, the process of fluxionality, you would have to use the multidynamic NMR, जहां पे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट NMR आपको लेना होगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे the rate of exchange of this ligand is arrested, we can say। टेम्परेचर जैसे ही कम होंगे आपकी जो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड की रेट क्या होता है, स्लो होते जाता है। तो NMR की टाइम स्केल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ दिस
लिगेंड से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एनएमआर इजीली इसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फ्लक्सोनलिटी या इन फ्लक्सनल मॉलिक्यूल। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड व्हिच इज योर आयरन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपका ये दो कार्बोनाइल लिगेंड है, दो कार्बोनाइल के साथ आपके पास और एक लिगेंड है। That ligand is your cyclopentadiene। आपके पास दो साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो आपका, मैं यहाँ पे इसकी बॉन्ड को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल सेंटर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन। However, the second cyclopentadiene is connected only with one carbon of the cyclopentadiene. So the difference, the important point to note here is the difference in the hapticity of these two cyclopentadiene। ये आपकी नीटा 5 मोड में इस आयरन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ आयरन इन नीटा 1 मोड। ये आपकी नीटा 1 मोड में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें फ्लक्सोनलिटी कैसे प्रोड्यूस होगा ऐसे कॉम्प्लेक्स में? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लक्सोनलिटी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले लिगेंड का कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इन दिस साइक्लोपेंटाडाइन the iron is connected with the whole, yeah, with all the 5 carbon atoms। जब आप किसी भी साइक्लोपेंटाडाइन की बॉन्ड अगर सेंटर से बॉन्डेड है तो इट मींस पांचों कार्बन के साथ ये क्या है, जुड़ा हुआ है। नाउ ये अगर जब पांचों कार्बन के साथ जुड़े रहेंगे तो देयर विल बी नो मूवमेंट, वी कैन से नो मूवमेंट इन दिस बॉन्ड। However, the another cyclopentadiene which is bonded to iron with only one carbon atom, यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे मूवमेंट मीन्स क्योंकि ये पांचों कार्बन इक्विवेलेंट हैं तो यहाँ पे ये आयरन इस वाले कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है, इस वाले के, अगर इसको हम 1 2 3 4 5, so the iron can fluctuate from carbon number 1 to carbon number 5। तो यहाँ पे क्या होगा, वो इसके साथ आपका प्रोटॉन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है सबके साथ इस तरह। सो यू कैन गेट डिफरेंट सिग्नल्स इन, आपका डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे इन बोथ प्रोटॉन एज वेल एज कार्बन 13 NMR। ठीक है, लेकिन फॉर दिस साइक्लोपेंटाडाइन ओनली इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बोथ एट एनी टेम्परेचर in both 1H and 13C NMR, we will get one signal। कार्बन के लिए भी एक सिग्नल मिलेंगे, प्रोटॉन्स के लिए भी एक सिग्नल मिलेंगे। आप किसी भी टेम्परेचर पे, आप हाई टेम्परेचर लिमिट पे नोट करो या लो टेम्परेचर लिमिट पे नोट करो, आपका क्या होगा, एक ही पीक मिलेंगे। प्रोटॉन का एक पीक मिलेंगे और कार्बन का भी एक पीक मिलेंगे। सो 1H NMR में आपको 1 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, और आपका 13C में भी आपको एक सिग्नल मिलेंगे फॉर दिस साइक्लोपेंटाडाइन, क्योंकि पांचों क्या है, इक्विवेलेंट है। बट इस केस में आपका ये नहीं होगा, इस केस में आपका ये नहीं होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही आप इसको, अगर आप रूम टेम्परेचर पे इसकी एनएमआर आप नोट करते हैं, रूम टेम्परेचर मींस हाई टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, हाई टेम्परेचर लिमिट में क्या होगा, हाई टेम्परेचर लिमिट में इसका मूवमेंट जो है अगर फ्लक्शनल होते भी हैं तो इतना तेज होगा कि आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसकी फ्लक्सोनलिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक ही वी कैन से वी कैन गेट वन दिस वी कैन गेट वन सिग्नल। ठीक है, हाउएवर अगर इसको आप वी कैन बट आप इसको अगर आप लो
टेम्परेचर लिमिट पे अगर इसकी आप एनएमआर अगर इसका रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देन इन दैट केस यू विल गेट 3 signals in 1H NMR, and you will get 3 signals in 13C NMR. कैसे? अब क्या होगा देखो, यहाँ पे इसको हम HA लिखेंगे, these two are equivalent, so these two proton we can represent as HB and these two protons HC. तो chemically ये these protons are not equivalent, so हर एक का हमें क्या मिलेंगे, 3 सिग्नल मिलेंगे in the ratio of 1:2:2. सिमिलरली ये जो कार्बन है ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है इन दोनों से और इन दोनों से, सो अगेन यू विल गेट 3 सिग्नल्स इन 13 NMR इन द रेशियो ऑफ 1:2:2. अब ये होता कैसा है, ये जो होंगे वो होंगे ड्यू टू 1:2 मेटल शिफ्ट. There is a process known as 1:2 metal shift. मैं 1:2 मेटल शिफ्टिंग की वजह से, फॉर एग्जांपल 1:2 मेटल शिफ्ट में सिंपली आपका पहले ये कार्बन 1 के साथ जुड़ा हुआ है, आप आयरन जुड़ेंगे 2 के साथ, ठीक है, देन आयरन 3 के साथ, मींस 1:2 एक से दूसरे पोजीशन पे, दूसरे से तीसरे पोजीशन पे, तीसरे से चौथे पोजीशन पे, ठीक है. 1:2 शिफ्ट आपका इसमें केमिकल शिफ्ट होते हैं. वो कैसे होते हैं हम दिखाएंगे. फॉर एग्जांपल ये आपका पहला मोड है जहां पे आपका मेटल इसके साथ जुड़ा हुआ है साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है. तो ऐसा आपका सीन था. सो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5. तो क्या होगा, 1:2 शिफ्ट होगा आपके पहला, योर 1:2 शिफ्ट होंगे, 1:2 शिफ्ट होंगे तो आपका क्या होगा, ये मेटल 1 से 2 पे शिफ्ट होंगे, तो मेटल यहाँ पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड आपका इन दोनों पे मूव होगा. देन अगेन 1:2 शिफ्ट होंगे, इसमें 1:2 शिफ्ट जैसे ही होंगे आपका अपना पोजीशन, ये सब अपना पोजीशन चेंज करेंगे, तो 2 से ये 3 पे आ जाएंगे, मेटल इधर आ जाएंगे, तो आपका डबल बॉन्ड इस तरह मूव ऑन होगा, ठीक है. क्या हो रहा है कि इस केस में आपका 1 से 2 पे शिफ्ट हुआ, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड देन अगेन हियर 1 2 2 से 3 पे शिफ्ट हुआ, दिस इज 5, देन अगेन आपका यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा, और इसमें आपका this metal will shift from your 3 to 4 position, and your double bond will move to these two, and finally this is your this is your 1 2 3 4 5, and again will move to the next carbon. आपका इस तरह होगा. Now this metal will move to this H, और आपका डबल बॉन्ड मूव होगा इन दोनों पे, ठीक है. सो 1 2 3 4 5. तो नेक्स्ट में आपका फिर से मेटल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे. तो दिस प्रोसेस, देयर इज 1:2 शिफ्ट प्रोसेस, इज आल्सो नोन एज रिंग विजिंग. इसको रिंग विजिंग कहते हैं. रिंग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेटल एंड द कार्बन ऑफ द रिंग चेंजेस फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर. और ये जो 1:2 केमिकल शिफ्ट है आपका रूम टेम्परेचर पे, ये जो केमिकल शिफ्ट है वो इतना फास्ट होते हैं कि आपका एनएमआर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते. लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ दिस रिंग विजिंग will get arrested or will get decreased, so your NMR can easily identify these different protons and different carbon, due to which you will get 3 signals at low temperature, and at room temperature due to the high rate of ring whizzing, NMR instruments cannot detect these different modes, and you will get only one NMR signal. So these molecules, we can say, have the ability to undergo fluxionality, or we can show these molecules have the ability to show fluxional behavior.
ठीक है, तो ये आपका और एग्जांपल है। आगे देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोस दिस फ्लक्सोनलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, let's take the third example is this we have a molecule of rhodium and this molecule is connected with a cyclopentadienyl in a neta 5 mode। तो यहाँ पे इसकी hapticity of this cyclic rings are very important। अगर ये आपका नॉर्मल जो आपका इरेगुलर मोड में है, नॉर्मल जो इसका मैक्सिमम जो हैप्टिसिटी फॉर्म में नहीं है, तो वो इजीली आपका क्या कर सकता है, फ्लक्सोनलिटी दिखा सकता है। दिस इज कनेक्टेड विथ टू एल्कीन, यह आपका दो इथीन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, एंड वी हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ दिस टू एल्कीन। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के एल्कीन है, हाइड्रोजन है, वन इज दिस टू विच इज इनर हाइड्रोजन। इनर हाइड्रोजन को फॉर एग्जांपल HI से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि अंदर की ओर है, और बाहर वाले हाइड्रोजन को हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज योर मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल्स आल्सो शोज हैप्टिसिटी। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल, ये आपकी कार्बन पांचों के साथ जुड़ा हुआ है, तो देयर विल बी नो रोटेशन। However, this rhodium is connected to this alkene, this double bond, and there will be rotation. The rotation is possible in this case. अब ये रोटेशन होंगे तो रोटेट होंगे तो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो आपको डिफरेंट बिहेवियर नजर आएंगे, या वी कैन से इसमें फ्लक्शनलिटी हो सकता है। अब अगर आप रूम टेम्परेचर पे आप अगर इसको देखते हैं, इफ यू रिकॉर्ड द वी कैन से if you can record the NMR at room temperature, then क्या होगा, then ये जो we can say the rotation of this alkene is so high, your NMR instruments cannot detect the movement or detect the different natures of these protons. So we can say at room temperature means high temperature limit है, ये आपका, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। The rotation is very fast. Rotation is very fast. जब आपका rotation fast होगा तो क्या होगा? So your NMR instruments will not identify the outer and inner protons or electrons. So in that case, we have only one signal. आपके पास एक ही signal होंगे प्रोटॉन का। But if you decrease the temperature and if you record the NMR at around -20 degrees Celsius, then क्या होगा? The rotation will be very slow. आपका ये जो rotation है वो बहुत slow होंगे। Then your NMR can easily detect between your outer and inner protons. तो क्या होगा इस केस में? So here we have two signals in one NMR. दो signals होंगे, दो सिग्नल किस चीज के लिए होंगे? आपका एक सिग्नल होगा मल्टीप्लेड होगा, क्योंकि हमारे पास 4 इनर है 4 आउटर है, तो वन सिग्नल आपका HI के लिए होगा और दूसरा आपका एक सिग्नल होगा मल्टीप्लेड, दैट विल बी फॉर H0। तो दो आपका सिग्नल्स होंगे विच इज फॉर वन इनर हाइड्रोजन एंड द अनदर वन इज आउटर हाइड्रोजन। इसके साथ साथ इनकी पोजीशन भी, दैट इज द पोजीशन ऑफ द केमिकल शिप विल आल्सो बी डिफरेंट। अब ये जो इनर हाइड्रोजन है इनके अराउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो जैसे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे, this the position of the chemical ship of this inner hydrogen will move upfield due to किसकी वजह से, due to शील्डिंग की वजह से इसका केमिकल शिप अपफील्ड मूव करेंगे, एंड द केमिकल शिप ऑफ दिस आउटर हाइड्रोजन विल मूव
don't feel due to you shield. तो जैसे आप टेम्परेचर डाउन करेंगे आपका वही फेनोमेना आपको ऑकर होंगे। हाई टेम्परेचर पे आपको एक ही पीक मिलेंगे, तो जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे देयर विल बी ब्रॉडनिंग ऑफ पीक ऑकर्स, जिसे हम कॉलीज कहते हैं। एंड व्हेन यू रीच द लो टेम्परेचर लिमिट यू विल गेट टू डिफरेंट पीक्स, आपको दो डिफरेंट पीक मिलेंगे, एक HI के मिलेंगे, दूसरा HO को। तो दिस इज योर हाई टेम्परेचर लिमिट एंड दिस इज योर लो टेम्परेचर लिमिट। तो आप टेम्परेचर को चेंज करके फ्लक्सनलिटी बिहेवियर या द प्रोसेस ऑफ फ्लक्सनलिटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, वी कैन से द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आवर फ्लक्सनलिटी और फ्लक्सनल इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो आज की इस लेक्चर में हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे the classification of fluxionality, yeah, we can say the classification of fluxionality based on the compound. Compound means the type of ligand present in the compounds. तो कैसे ligand किस टाइप के होंगे और इसकी वजह से आपको किस टाइप के फ्लक्सनलिटी मिल सकते हैं। आपका रिंग होपिंग मिल सकता है, रिंग ब्रीथिंग मिल सकता है, रिंग विजिंग मिल सकता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।